हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 5 के पार्ट 4 के बारे में। तो फ्रेंड्स, पार्ट 4 के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो होने वाला है हमारा मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में और समझते हैं कि जो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है वो क्या होता है। Method of data collection are techniques used by the researcher to obtain information from participants or other sources। तो फ्रेंड्स, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन वो टेक्निक्स होती है जिनका यूज है वो एक रिसर्चर करता है इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट्स या अदर सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू जो डाटा है वो कलेक्ट करता है। इंट्रोडक्शन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, आपके 7th सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसमें इन्हीं 5 टाइप के बारे में ही बताया हुआ है, जिसमें फर्स्ट टाइप आता है वह है क्वेश्चनिंग, सेकंड टाइप है वह है इंटरव्यूइंग, थर्ड टाइप है वह ऑब्जर्वेशन, फोर्थ टाइप है रिकॉर्ड एनालिसिस और फिफ्थ टाइप है वह है मेजरमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे इन एक एक टाइप्स के बारे में कि जो डाटा है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर जो सबसे पहला मेथड आता है वो है हमारा क्वेश्चनिंग मेथड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चनिंग मेथड की डेफिनेशन के बारे में और जानते हैं कि जो क्वेश्चनिंग मेथड है वो क्या होता है। क्वेश्चनिंग इज ए मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड बाय आस्किंग रिटन और ओरल क्वेश्चंस टू द पार्टिसिपेंट्स। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चनिंग एक ऐसी मेथड होती है जिसमें रिसर्चर पार्टिसिपेंट से रिटन या ओरल क्वेश्चंस पूछकर डाटा कलेक्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो रिसर्चर क्वेश्चंस पूछता है और पार्टिसिपेंट से वो उनके आंसर देते हैं। इन्हीं आंसर के थ्रू जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चनिंग मेथड के कुछ टूल्स के बारे में, यानी क्वेश्चनिंग मेथड में कौन कौन से टूल्स हैं उनका यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला टूल आता है वो है क्वेश्चनरीज। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चनरी क्वेश्चंस की एक लिस्ट होती है जिसे पार्टिसिपेंट्स है वो खुद ही फिल करता है। जो एक रिसर्चर है वो ही पार्टिसिपेंट्स को देता है। सेकंड टूल आता है वो है शेड्यूल। तो फ्रेंड्स, शेड्यूल में जो रिसर्चर होता है वो क्वेश्चंस पूछता है और आंसर्स है वो पार्टिसिपेंट्स के रिकॉर्ड करता है। टूल्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा क्वेश्चनिंग मेथड है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, जो हमारे क्वेश्चंस है उसके मेनली दो ही टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है वह ओपन एंडेड क्वेश्चन और सेकंड टाइप है वह क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चनिंग मेथड के एक एक टाइप के बारे में, जिसमें फर्स्ट टाइप आता है वह ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इन दिस टाइप द पार्टिसिपेंट्स आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, इस टाइप में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपने वर्ड्स के अंदर ही जो रिसर्चर है उसको आंसर देते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस ड्यूरिंग नाइट ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जो रिसर्चर है उसने एक पार्टिसिपेंट से पूछा कि आप जब नाइट ड्यूटी करते हो तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पार्टिसिपेंट है वो अपना एक्सपीरियंस और ओपिनियन है वो रिसर्चर को फ्रीली बता सकता है अपने ही शब्दों में। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के बाद में सेकंड टाइप है वो है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। इन दिस टाइप पार्टिसिपेंट्स चूज फिक्स आंसर्स। तो फ्रेंड्स, क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट्स को कुछ फिक्स आंसर्स दे देता है और उन्हीं आंसर्स में से जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक आंसर को सेलेक्ट करके रिसर्चर को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्मोक, यस और नो। तो फ्रेंड्स, जो रिसर्चर है उसने इस एग्जाम्पल में पूछा है कि आप स्मोकिंग करते हो या नहीं करते हो। तो जो रिसर्चर है उसने पार्टिसिपेंट्स को ओनली दो ही ऑप्शन दिए, जैसे यस और नो। तो इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स है अगर वो स्मोकिंग करता है तो रिसर्चर को यस बोलेगा और अगर नहीं करता है तो नो बोलेगा। तो फ्रेंड्स, जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो रिसर्चर पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन पूछता है तो उन क्वेश्चंस का आंसर जो पार्टिसिपेंट्स है वो अपने वर्ड्स के अंदर दे देते हैं। जबकि जो अपना क्लोज एंडेड क्वेश्चन है इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स है वो खुलकर आंसर है वो नहीं बता पाते, उन्हें ओनली यस और नो में ही बताना पड़ता है। क्वेश्चनिंग मेथड के टाइप्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे क्वेश्चनिंग मेथड है उसके एडवांटेजेस के बारे में, कि जो हमारे क्वेश्चनिंग मेथड है उसके कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं। जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आता है वह इकोनॉमिकल। तो फ्रेंड, जो हमारे क्वेश्चनिंग मेथड है वो इकोनॉमिकल होता है, यानी इसके अंदर ज़्यादा खर्चा है वो रिसर्चर को करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड एडवांटेज है वह कवर्स लार्ज पॉपुलेशन।
तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों से जो क्वेश्चनिंग मेथड है उसके थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाता है, इसलिए लार्ज पॉपुलेशन है उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लेता है। थर्ड एडवांटेज है वो है इजी डाटा कलेक्शन। तो फ्रेंड जो हमारे क्वेश्चनिंग मेथड होता है उसके थ्रू हम इजीली डाटा कलेक्ट कर पाते हैं। फोर्थ एडवांटेज है वो है सेव टाइम। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि क्वेश्चनिंग मेथड के थ्रू हम कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा है वो कलेक्ट कर पाते हैं इजीली। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे क्वेश्चनिंग मेथड है उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आती है वह है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस। यानी जो पार्टिसिपेंट्स है वो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं कि जो रिसर्चर वो आखिर हमसे क्या पूछना चाह रहा है। सेकेंड डिसएडवांटेज है वह इनकम्प्लीट रेस्पॉन्सेज। इसका मतलब है कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो रिसर्चर के सभी क्वेश्चंस का आंसर है वो नहीं देते हैं। इसके बाद में थर्ड डिसएडवांटेज है वह लो रेस्पॉन्स रेट। तो इसका मतलब है कि जो हमारे क्वेश्चनिंग मेथड होता है इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका जो रेस्पॉन्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। डिसएडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा क्वेश्चनिंग मेथड है उसके कुछ यूजेस के बारे में, कि जो हमारी नर्सिंग रिसर्च है उसके अंदर क्वेश्चनिंग मेथड के क्या क्या यूज होते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है वो है पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वेज। तो फ्रेंड्स नर्सिंग रिसर्च के अंदर पेशेंट्स के सेटिस्फेक्शन को जानने के लिए क्वेश्चनिंग मेथड उसका यूज किया जाता है। सेकंड यूज आता है वो है नॉलेज असेसमेंट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चनिंग मेथड का यूज जो पर्सन्स होते हैं या पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी नॉलेज लेवल को असेस करने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद में थर्ड यूज आता है वो है कम्युनिटी सर्वेज। तो फ्रेंड्स कम्युनिटी से रिलेटेड सर्वे के अंदर डाटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनिंग मेथड है उनका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चनिंग मेथड। अब हम डाटा कलेक्शन के अगले मेथड यानी इंटरव्यूइंग मेथड के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जो हमारा इंटरव्यूइंग मेथड है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरव्यूइंग मेथड की डेफिनेशन के बारे में। इंटरव्यू इज ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा थ्रू डायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट्स। तो फ्रेंड्स इंटरव्यू एक ऐसी मेथड है जिसमें रिसर्चर और पार्टिसिपेंट्स के बीच डायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो रिसर्चर है वो पार्टिसिपेंट से फेस टू फेस या वर्बली क्वेश्चंस पूछता है और जो भी पार्टिसिपेंट उन क्वेश्चंस का जवाब देता है उनको एक रिसर्चर वो रिकॉर्ड कर लेता है, जिसे हम इंटरव्यूइंग मेथड कहते हैं। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा इंटरव्यूइंग मेथड होता है उसके टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड जो हमारा इंटरव्यूइंग मेथड होता है उसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप आता है वह है स्ट्रक्चर इंटरव्यू। क्वेश्चंस आर फिक्स्ड एंड आस्क्ड इन सेम ऑर्डर। तो फ्रेंड्स जो हमारा स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से ही फिक्स होते हैं और हर पार्टिसिपेंट से सेम ऑर्डर में क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। यानी जो क्वेश्चंस पहले से फिक्स है उन्हीं को ही वो पार्टिसिपेंट से पूछता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के बाद में सेकंड टाइप आता है वो है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। क्वेश्चंस आर फ्लेक्सिबल एंड ओपन डिस्कशन इज अलाउड। तो फ्रेंड जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है तो इस टाइप में जो क्वेश्चंस है वो फिक्स नहीं होते हैं, यानी जो रिसर्चर होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो पार्टिसिपेंट्स उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है और जो पार्टिसिपेंट्स है वो अपने वर्ड्स के अंदर ओपनली जो रिसर्चर है उसको आंसर दे देते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के बाद में थर्ड टाइप आता है वह है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स जो हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर जो इंटरव्यू है उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। यानी इसमें कुछ क्वेश्चंस है वो पहले से ही फिक्स होते हैं और कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू के टाइप्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा इंटरव्यू मेथड होता है उसके कौन कौन से एडवांटेजेज होते हैं उनके बारे में। जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आता है वह है डिटेल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन। तो फ्रेंड्स जो हमारा इंटरव्यू मेथड है इसके थ्रू जो रिसर्चर है उसको पार्टिसिपेंट से डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है। इसके बाद में सेकंड एडवांटेज आता है वह है क्लैरिफिकेशन पॉसिबल। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि अगर कोई आंसर या क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं है तो जो रिसर्चर होता है वो तुरंत ही क्लैरिफिकेशन ले सकता है, यानी जो क्वेश्चन या आंसर है उसको करेक्ट कर सकता है। इसके बाद में थर्ड एडवांटेज आता है वो है हाई रेस्पॉन्स रेट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चनरी मेथड के कंपैरिजन में जो हमारा इंटरव्यू मेथड होता है इसका रेस्पॉन्स रेट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट है वो डायरेक्टली रिसर्चर से बात कर रहा होता है।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे एडवांटेजेस। जब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा इंटरव्यू मेथड होता है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वह टाइम कंज्यूमिंग। तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यूइंग मेथड के अंदर जो रिसर्चर होता है वो इंटरव्यू लेता है बहुत सारे लोगों का, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम है वो कंज्यूम हो जाता है। सेकंड डिसएडवांटेज है वह एक्सपेंसिव। तो फ्रेंड जो हमारा इंटरव्यूइंग मेथड होता है वो हमारे क्वेश्चनरी मेथड की तुलना में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसके बाद में थर्ड डिसएडवांटेज आता है वह इंटरव्यूअर बायस पॉसिबल। तो फ्रेंड्स जो हमारा इंटरव्यूइंग मेथड होता है उसके अंदर जो इंटरव्यूअर होता है उसका बायस है वो हो सकता है, यानी कभी कभी इंटरव्यूअर का जो बिहेवियर होता है या उसके ओपिनियंस होते हैं वो पार्टिसिपेंट के आंसर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स डिसएडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा इंटरव्यूइंग मेथड होता है उसके नर्सिंग रिसर्च के अंदर कौन कौन से यूजेज होते हैं उनके बारे में, जिसमें फर्स्ट यूज आता है वह है साइकेट्रिक स्टडीज़। तो फ्रेंड्स साइकेट्रिक स्टडीज होती है उनके अंदर जो हमारा इंटरव्यूइंग मेथड है उनका यूज किया जाता है ताकि जो रिसर्चर है वो पेशेंट्स के थॉट्स और फीलिंग्स को इजीली समझ पाए। इसके बाद में सेकंड यूज आता है वो है कम्युनिटी हेल्थ सर्वेज। तो फ्रेंड्स कम्युनिटी लेवल पर भी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इंटरव्यूइंग मेथड है उसका यूज किया जाता है। इसके बाद में थर्ड यूज आता है वह है पेशेंट एक्सपीरियंस स्टडीज। तो फ्रेंड्स इस मेथड का यूज पेशेंट के ट्रीटमेंट और केयर के एक्सपीरियंसेस को जानने के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इंटरव्यूइंग मेथड। अब हम डाटा कलेक्शन के तीसरे और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड यानी ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की डेफिनेशन के बारे में और जानते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो क्या होता है। Observation is a method of data collection in which the researcher watches, listens and records behavior, events और activities systematically। तो फ्रेंड्स जो ऑब्जर्वेशन होता है वो डाटा कलेक्शन का एक मेथड होता है जिसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो किसी पर्सन के बिहेवियर, इवेंट्स या एक्टिविटीज को सिस्टमेटिकली देखता है, सुनता है और रिकॉर्ड करता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर रिसर्चर है वो खुद ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट करता है, ना कि सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के आंसर पर ही डिपेंड करता है। ऑब्जर्वेशन मेथड की डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड जो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड होता है इसके मेनली 4 ही टाइप होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट टाइप आता है वो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। In participation observation, the researcher actively takes part in the activity or situation being observed। तो फ्रेंड्स ऑब्जर्वेशन मेथड के इस टाइप के अंदर जो रिसर्चर होता है वो खुद एक्टिविटी या सिचुएशन का एक पार्ट बन जाता है और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है वो क्या होता है। ए नर्स रिसर्चर जॉइंस कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स ड्यूरिंग होम विजिट्स टू ऑब्जर्व देयर कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमारी नर्स रिसर्चर होती है वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के साथ में होम विजिट करती है और ऑब्जर्व करती है कि जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो जो पेशेंट हैं उनसे किस तरीके से बात करते हैं। यानी इस टाइप के अंदर जो रिसर्चर होता है वो खुद ही एक्टिविटी का एक हिस्सा बन जाता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप के बारे में, जो है हमारा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। In this type, the researcher observes without participating in the activity। तो फ्रेंड्स इस टाइप में जो रिसर्चर होता है वो ऑब्जर्व तो करता है लेकिन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब हम इस टाइप को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए रिसर्चर सिट इन पीडियाट्रिक वार्ड एंड ऑब्जर्व हाउ नर्सेज प्रोवाइड केयर टू चिल्ड्रन विदाउट इंटरफेयरिंग। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो रिसर्चर होती है वो पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर बैठ जाती है और जो भी नर्सेज या स्टूडेंट नर्सेज है वो चिल्ड्रंस को केयर दे रहे हैं उनको ऑब्जर्व करती है। यानी जो रिसर्चर है वो नर्सेज को टोकती नहीं है, बस उन्हें ओनली ऑब्जर्व करती है। यानी ये देखने की कोशिश करती है कि जो नर्सेज हैं वो चिल्ड्रंस को कैसे हैंडल करती है पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप के बारे में, जो है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। This observation is done according to a pre-plan format और checklist is called structure observation। तो फ्रेंड्स जो हमारा स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होता है वो एक प्री प्लान फॉर्मेट या चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग होता है। यानी इसके अंदर जो रिसर्चर है वो पहले से डिसाइड करता है कि क्या ऑब्जर्व करना है।
अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यूजिंग ए चेकलिस्ट टू ऑब्जर्व हैंड वॉशिंग स्टेप्स अमंग नर्सेज। यानी इस एग्जाम्पल के अंदर जो रिसर्चर होता है वो नर्स के हैंड वॉशिंग स्टेप्स है उनको ऑब्जर्व करने के लिए चेकलिस्ट का यूज करता है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के फोर्थ और लास्ट टाइप के बारे में, जो है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन डन विदाउट फिक्स प्लान और चेकलिस्ट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर पहले से ही कोई फिक्स चेकलिस्ट या प्लान है वो नहीं होता है। इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करता है और जो इम्पोर्टेंट लगता है उसे ही रिकॉर्ड करता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो ऑब्जर्विंग बिहेवियर ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट्स विदाउट यूजिंग एनी चेकलिस्ट। यानी जो रिसर्चर होता है वो साइकेट्रिक पेशेंट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है बिना किसी चेकलिस्ट के। अगर वो चेकलिस्ट के थ्रू ऑब्जर्व करता है तो हम उसे स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कहेंगे, और अगर बिना चेकलिस्ट के थ्रू ऑब्जर्व करता है तो हम उसे अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कहेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड्स के टाइप्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड है उसके कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं उनके बारे में। जिसमें फर्स्ट एडवांटेज है वो है डायरेक्ट डाटा कलेक्शन। तो फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट से डायरेक्टली डाटा कलेक्ट कर पाता है। सेकेंड एडवांटेज आता है वह है नेचुरल बिहेवियर ऑब्जर्व्ड। तो फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट्स का नेचुरल बिहेवियर है वो ऑब्जर्व करता है। इसके बाद में थर्ड एडवांटेज आता है वह है यूजफुल व्हेन सब्जेक्ट्स कैन नॉट कम्युनिकेट। तो फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन मेथड उन सिचुएशंस में यूजफुल होता है जहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स है वो अपनी बात क्लियरली नहीं बता पाते रिसर्चर को। इसके बाद में फोर्थ एडवांटेज आता है वह है मोर एक्यूरेट देन सेल्फ रिपोर्ट। इसका मतलब है कि कुछ कंडीशंस के अंदर या कुछ सिचुएशंस के अंदर जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो सेल्फ रिपोर्ट मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाता है। यानी इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट्स को बिना कुछ बोले ही डायरेक्टली उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट कर पाता है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वो है टाइम कंज्यूमिंग। तो फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम है वो कंज्यूम हो सकता है, इसलिए हम इसे टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी बोलते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज है वह ऑब्जर्वर बायस पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो रिसर्चर है उसकी पर्सनल ओपिनियन है वो ऑब्जर्वेशन को अफेक्ट कर सकती है। थर्ड डिसएडवांटेज है वह सम बिहेवियर्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि कुछ कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जिनको जो रिसर्चर है वो अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। इसके बाद में फोर्थ डिसएडवांटेज आता है वह एक्सपेंसिव इन लॉन्ग स्टडीज। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन स्टडीज के अंदर क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। ऑब्जर्वेशन मेथड के डिसएडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के नर्सिंग रिसर्च के अंदर कौन कौन से यूजेज होते हैं उनके बारे में। यानी ऑब्जर्वेशन मेथड है उसका नर्सिंग रिसर्च के अंदर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। जिसमें फर्स्ट यूज आता है वह है पेशेंट बिहेवियर स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज नर्सिंग रिसर्च के अंदर पेशेंट्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में सेकंड यूज आता है वह है चाइल्ड डेवलपमेंटल स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज बच्चों के डेवलपमेंट को असेस करने के लिए भी किया जाता है। थर्ड यूज है वो है नर्स परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो फ्रेंड्स, नर्सेज की परफॉर्मेंस को इवालुएट या फिर असेस करने के लिए भी जो ऑब्जर्वेशन मेथड है उसका नर्सिंग रिसर्च के अंदर यूज किया जाता है। इसके बाद में फोर्थ यूज आता है वह इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेज। तो फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेज को ऑब्जर्व करने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद में फिफ्थ यूज आता है वह साइकेट्रिक नर्सिंग रिसर्च। तो फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज साइकेट्रिक पेशेंट्स के बिहेवियर और रेस्पॉन्सेज को स्टडी करने के लिए भी किया जाता है। अब हम डाटा कलेक्शन के अगले मेथड यानी रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जो रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। रिकॉर्ड एनालिसिस इज द एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू कलेक्ट डाटा। तो फ्रेंड्स, रिकॉर्ड एनालिसिस एक ऐसा मेथड होता है जिसमें रिसर्चर पहले से अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स का स्टडी करके जो डाटा है वो कलेक्ट करता है।
सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो रिसर्चर है वो नया डाटा कलेक्ट नहीं करता है, बल्कि पहले के जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे ही जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में, यानी जो रिसर्चर होता है वो रिकॉर्ड्स को कहाँ कहाँ से कलेक्ट करता है, जिसमें फर्स्ट सोर्स आता है वो है हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, हॉस्पिटल में पेशेंट की एडमिशन, ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज से रिलेटेड रिकॉर्ड्स है वो अवेलेबल होते हैं, जहाँ से जो रिसर्चर होता है वो रिकॉर्ड प्राप्त कर सकता है। सेकंड सोर्स आता है वो है मेडिकल चार्ट्स। तो फ्रेंड्स, मेडिकल चार्ट्स में जो पेशेंट्स होते हैं उनकी हेल्थ कंडीशन और ट्रीटमेंट हिस्ट्री है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, तो रिसर्चर होता है वो यहाँ से भी कलेक्ट कर सकता है डाटा। थर्ड सोर्स आता है वो है रजिस्टर्स, यानी फ्रेंड्स हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर के रजिस्टर है वो भी इम्पोर्टेंट सोर्सेज होते हैं एक रिसर्चर के लिए। फोर्थ सोर्स आते हैं वो है रिपोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स से भी जो रिसर्चर होता है वो डाटा कलेक्ट कर सकता है। सोर्सेज के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड होता है उसके कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं उनके बारे में, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आता है वह इकोनॉमिकल, यानी फ्रेंड जो हमारा रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड होता है वो कमी खर्चे के अंदर हो जाता है, यानी ये इकोनॉमिकल होता है। सेकंड एडवांटेज है वह लेस टाइम रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स, जो हमारे रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड होता है इसके अंदर ज़्यादा टाइम है वो भी कंज्यूम नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर हम नया डाटा है वो कलेक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद में थर्ड एडवांटेज आता है वह यूजफुल फॉर पास्ट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि पुरानी इन्फॉर्मेशन और हिस्टोरिकल डाटा प्राप्त करने के लिए हम रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड है उसका यूज करते हैं। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड के डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वह इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो जिन रिकॉर्ड्स के थ्रू डाटा कलेक्ट करता है वो इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। इसके बाद में सेकंड डिसएडवांटेज आता है वह ओल्ड इन्फॉर्मेशन में भी इनएक्यूरेट। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो पुरानी इन्फॉर्मेशन रिसर्चर कलेक्ट करता है वो हमेशा एक्यूरेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, यानी जो रिसर्चर होता है वो गलत इन्फॉर्मेशन है वो भी कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद में थर्ड डिसएडवांटेज आता है वह कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़। तो फ्रेंड्स, पेशेंट रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स में प्राइवेसी का ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि जो रिसर्चर होता है वो पेशेंट की बिना परमिशन के थ्रू उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको नहीं देख सकता है। रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड के डिसएडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड होता है उसके नर्सिंग रिसर्च के अंदर कौन कौन से यूज होते हैं, जिसमें फर्स्ट यूज आता है वह है मोर्टिलिटी स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड का मोस्टली यूज है वो डेथ रेट और मोर्टिलिटी पैटर्न्स की स्टडी करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में सेकंड यूज आता है वो है डिजीज प्रीविलेंस स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, किसी भी डिजीज की प्रीविलेंस को जानने के लिए रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड है उसका नर्सिंग रिसर्च के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद में थर्ड यूज आता है वो है हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, जो रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड होता है उसका यूज हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स और स्टैटिस्टिक्स को एनालिसिस करने के लिए भी किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड। अब हम डाटा कलेक्शन के फिफ्थ और लास्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है हमारा मेजरमेंट मेथड। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट मेथड की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि जो मेजरमेंट मेथड होता है वो क्या होता है। मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग वेरिएबल्स बाय यूजिंग टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट मेथड एक प्रोसेस होती है जिसमें रिसर्चर किसी वेरिएबल को असेस या मेजर करने के लिए टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स से उनका यूज करता है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें कि मेजरमेंट मेथड के थ्रू हम किसी भी चीज़ को न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर मेजर कर पाते हैं टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट मेथड के टूल्स के बारे में, यानी मेजरमेंट मेथड के अंदर ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी चीज़ को मेजर कर पाते हैं। जिसमें फर्स्ट टूल आता है वो है हमारा थर्मामीटर। तो फ्रेंड्स, थर्मामीटर का यूज हम पेशेंट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। सेकेंड टूल आता है वो है बीपी एपरेटस। बीपी एपरेटस के थ्रू हम जो पर्सन की बीपी होती है उसको मेजर करते हैं। थर्ड टूल आता है वह है वेटिंग मशीन। तो फ्रेंड्स, वेटिंग मशीन के थ्रू हम किसी भी पेशेंट या जो पर्सन है उसका वेट है वो मेजर कर पाते हैं इजीली। फोर्थ टूल आता है वो है मेजरिंग टेप।
तो फ्रेंड्स, जो मेजरिंग टेप होती है उससे हम पर्सन की हाइट और बॉडी मेजरमेंट को मेजर कर पाते हैं। इसके बाद में फिफ्थ टूल आता है, वह है ग्लूकोमीटर। तो फ्रेंड्स, ग्लूकोमीटर का यूज हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मेजरमेंट मेथड होता है उसके अंदर हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं जिसके थ्रू हम जो मेजरमेंट है वो इजीली कर पाते हैं। टूल्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा मेजरमेंट मेथड होता है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मेजरमेंट मेथड होता है उसके मेनली दो ही टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप आता है वह है फिजिकल मेजरमेंट और सेकंड टाइप आता है वह है साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल मेजरमेंट के बारे में। मेजर बॉडी फंक्शंस, एग्जांपल टेम्परेचर, बीपी, पल्स। तो फ्रेंड्स, फिजिकल मेजरमेंट बॉडी फंक्शन और फिजिकल पैरामीटर्स को मेजर करती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर या फिर पल्स रेट। फिजिकल मेजरमेंट के बाद में सेकंड मेजरमेंट का टाइप आता है, वो है साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। मेजर मेंटल एस्पेक्ट्स, एग्जांपल स्ट्रेस स्केल, एंजाइटी स्केल। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो हमारा साइकोलॉजिकल मेजरमेंट मेथड होता है इसके अंदर हम किसी भी पर्सन के मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट है उनको असेस कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस स्केल। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस स्केल के थ्रू हम एक पर्सन का स्ट्रेस है उसको मेजर कर पाते हैं। सेकंड एग्जांपल है वो एंजाइटी स्केल, जिसके थ्रू हम जो भी पर्सन है उसका एंजाइटी का लेवल है उसको असेस कर पाते हैं। मेजरमेंट मेथड के टाइप्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट मेथड के कुछ एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आता है वह है एक्यूरेट डाटा। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट मेथड्स के अगर टूल अच्छे हैं तो उनके थ्रू जो डाटा आएगा वो भी बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। इसके बाद में सेकंड एडवांटेज आता है वह ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स। तो फ्रेंड, जो हमारे मेजरमेंट मेथड के अंदर जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो फैक्ट और मेजरमेंट्स पर ही बेस होंगे, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स भी बोलते हैं। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वह है रिक्वायर्स प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर हमें किसी भी चीज़ को मेजर या मापना है तो उसके लिए हमें जो भी टूल्स का यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर फंक्शनिंग कंडीशंस के अंदर होने चाहिए, यानी प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, तभी हम उसका यूज है वो अच्छे से कर पाएंगे और एक्यूरेट डाटा है वो हमें मिलेगा। सेकंड डिसएडवांटेज आता है वह एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट मेथड के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं। इसके बाद में थर्ड डिसएडवांटेज है वह स्किल रिक्वायर। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट लेने के लिए प्रॉपर स्किल और ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी पर्सन को। फॉर एग्जांपल, जो हॉस्पिटल्स के अंदर नर्सेज हैं उनके अंदर स्किल्स भी होती है और मेजर करने की टेक्निक्स भी होती है, इसलिए वो पेशेंट्स का अच्छे से मेजरमेंट कर पाती है। डिसएडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा मेजरमेंट मेथड होता है उसके नर्सिंग रिसर्च के अंदर कौन कौन से यूजेज होते हैं उनके बारे में, जिसमें फर्स्ट यूज आता है वो है वाइटल साइंस असेसमेंट। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट मेथड का यूज हम वाइटल साइंस को असेस करने के लिए भी करते हैं। सेकंड यूज आता है वह है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो फ्रेंड्स, किसी भी पर्सन के न्यूट्रिशन को असेसमेंट करने के लिए भी हम मेजरमेंट मेथड है उसका यूज करते हैं। इसके बाद में थर्ड यूज आता है वह है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, नर्सिंग रिसर्च के अंदर मेजरमेंट मेथड का यूज पेशेंट के स्ट्रेस, एंजाइटी और दूसरी मेंटल कंडीशन को असेस करने के लिए भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया डाटा कलेक्शन के कुछ मेथड्स के बारे में, यानी कैसे कैसे जो रिसर्चर होता है किन किन मेथड्स के थ्रू डाटा है वो कलेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, जो डाटा कलेक्शन मेथड है ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारी यूनिट 5 थी उसका पार्ट 4 है वो कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 के एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो होने वाला है हमारा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।